गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे नहीं, आज फ्राइडे है। ये फ्राइडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ में क्या सिखा रहे थे? क्लास ट्वेल्थ में मैंने प्रिज्म स्टार्ट किया हुआ है। क्लास ट्वेल्थ में हमने लास्ट क्लास में प्रिज्म स्टार्ट किया था और प्रिज्म में हमने आपको बताया था कि जब भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऐसे कुछ एंगल पर होते हैं तो इस कंसेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। ग्लास लैब में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल थे, तो जब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल रखे होते तो वो ग्लास लैब के अंदर पड़ते थे। ग्लास लैब में हमने शिफ्ट देखा था, कैसे शिफ्ट आता है। शिफ्ट से बहुत क्वेश्चन आता है। शिफ्ट में मैंने आपको दो तरह के क्वेश्चन बताया था, जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम है तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का मीडियम अलग अलग है तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों मैंने बता दिया था। फिर ग्लास लैब और मिरर को मिला के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैंने करा दिया था। आज हम क्या करने वाले हैं? प्रिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। प्रिज्म मैंने स्टार्ट कर दिया था। प्रिज्म में मैंने आपको कुछ डायग्राम, अगर मैं प्रिज्म में अगर वापस बताऊं, प्रिज्म में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। तो प्रिज्म में मैंने आपको एक डिविएशन का फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, प्रिज्म में देखो ऐसा इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये होगा, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन है। ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, बस इनके बीच में एक एंगल है जिस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो मेरे पास कैपिटल ए है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, ये अपना इंसिडेंट रे है। अच्छा, ये डॉटेड से दिखना चाहिए था, ये नॉर्मल हो गया, ये डॉटेड से होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। अब एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने के लिए अपन ने क्या कर दिया, इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो ये पहली बार जब रिफ्रैक्शन होने के बाद जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको मैं लिख रहा हूँ R1। अच्छा, अब ये जो रे था ये जैसे ही इधर ग्लास स्लैब में मूव करके इधर जाएगा, सॉरी प्रिज्म में मूव करके यहाँ पर जाएगा, तो वापस से इस वाले पॉइंट पर भी रिफ्रैक्शन होना है। इस पॉइंट पर जब रिफ्रैक्शन होना है तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा R2 का। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो R2 का हो जाएगा, और जिस एंगल से ये बाहर निकल के आता है प्रिज्म से उसको बोला था हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा, रिलेशन क्या चलता है? रिलेशन ऐसा चलता है कि R1 प्लस R2 जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। फिर हमने फाइंड किया था डिविएशन। डिविएशन कौन सा एंगल है? तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है वो हमारा डिविएशन एंगल है, जिसको मैंने ब्लू से मेंशन किया है। अब डिविएशन क्या है? रे ऐसे जाना चाहता था, ये रे ऐसे जाना चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म, ये प्रिज्म के कारण रे जो है वो ऐसे बेंड हो गया। तो जितने एंगल से ये बेंड हो गया उसी को हम क्या बोल रहे हैं? डिविएशन बोल रहे हैं। आप चाहो तो डिविएशन आप दो अलग अलग स्टेप में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो डिविएशन हुआ पहले वो कैलकुलेट कर लो, फिर यहाँ पर जो डिविएशन हुआ वो कैलकुलेट कर लो। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे, ये डायग्राम को मैं थोड़ा अच्छा बनाऊं, अगर ये मैं हटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो, इसमें रे ऐसे जाना चाहता था तो यहाँ पर एक डिविएशन हो गया, मान लो ये जो डिविएशन है वो डेल्टा 1 है। और फिर जो रे है, रे ऐसे जाना चाहता था, रे ऐसे जाना चाहता था लेकिन वो फिर से ऐसे बेंड हुआ, तो ये हो जाएगा डिविएशन 2। तो डिविएशन 1 प्लस डिविएशन 2 को अगर आप ऐड कर दोगे तब भी आपको नेट डिविएशन मिल जाएगा दोनों एंड्स में। अब ऐसे ऐसे डिविएशन देखो, ये मोर ऑफ ना, ये मोर ऑफ फिजिक्स से ज्यादा ये ज्योमेट्री है। अगर तुमको ज्योमेट्री आता है तो तुमको डिविएशन का कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप क्या करना है, यहाँ का डिविएशन कैलकुलेट कर लेना, यहाँ का डिविएशन कैलकुलेट कर लेना, दोनों को ऐड करके नेट डिविएशन लिख लेना। फिर भी हमने क्या किया था, नेट डिविएशन का एक फॉर्मूला आपको निकाल के दिया है। नेट डिविएशन का फॉर्मूला आया था I+E-A। इस तरह से हमने नेट डिविएशन का एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। फिर भी मैं अगर बोलूंगा कि देखो मेंस में या मेडिकल के एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला काफी होगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ का डिविएशन प्लस यहाँ का डिविएशन, दोनों एंड्स का जो डिविएशन होगा उसको ऐड कर लेना, क्योंकि कभी डिविएशन क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी अगर देखोगे तो डिविएशन क्लॉकवाइज सेंस में है, और यहाँ पर भी देखोगे तो डिविएशन क्लॉकवाइज सेंस में, इसलिए दोनों ऐड हो गए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो इस तरह का आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल में ऐसा कराऊंगा जिसमें दोनों डिविएशन सेंस का ऑपोजिट, दोनों डिविएशन जो होंगे वो ऑपोजिट सेंस के होंगे, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, फिर हमने क्या किया था, ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ आपने क्लास 10th में बनाया भी होगा, या क्लास 12th में अगर आप एक्सपेरिमेंट अगर आप करोगे, अगर स्कूल खुलते हैं एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो ये डिविएशन वर्सेस आई का ग्राफ प्लॉट करना होता है।
अब ये जो डिविएशन वर्सेस आई का ग्राफ होता है, इसके बारे में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था। सबसे पहला बात ये है कि नॉट अ पैराबोलिक ग्राफ। सबसे पहला बात क्या था, ये जो ग्राफ है वो पैराबोलिक नेचर का नहीं है, ठीक है। फिर ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है, ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होता है, ये मैंने बताया था। अच्छा, ये वाला पॉइंट जहां पर डिविएशन का वैल्यू मिनिमम है, डिविएशन का वैल्यू जहां पर मिनिमम होता है वहां पर आई का वैल्यू जो है वो ई के बराबर होता है। तो एट मिनिमम डिविएशन, ये याद रखेंगे, एट डिविएशन मिनिमम द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू ई। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चला, तो एक्सपेरिमेंटली हमने करके देखा है, तो आई का वैल्यू ई के बराबर आ जा रहा है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि R1 का वैल्यू जो है वो R2 के इक्वल है, या R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2। डिविएशन मिनिमम के केस में आई का वैल्यू ई के बराबर है, और R1 इज इक्वल टू R2 या R1 इज इक्वल टू R2 का वैल्यू A/2 के बराबर है, क्योंकि R1 प्लस R2 एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल था। अच्छा, मैक्सिमम डिविएशन ये जो देखोगे यहाँ पर, तो ये मैक्सिमम डिविएशन जो है ये मेरे पास डेल्टा मैक्स हो गया। डेल्टा मैक्स कब आता है, जब या तो आई का वैल्यू π/2 हो जाए या ई का वैल्यू π/2 हो जाए। अच्छा, फिर मैंने इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बताया था, किसी भी पर्टिकुलर डिविएशन पर अगर आप देखोगे, किसी भी पर्टिकुलर डिविएशन पर अगर देखोगे तो ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट किया जा रहा है। अब इसमें से एक पॉइंट तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एक पॉइंट तुम्हारा एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सर, अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक प्रिज्म था, इस तरह से मेरे पास एक प्रिज्म था, और सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास 60 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, और जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो 45 डिग्री है, मान लेते हैं ऐसा है। एक एग्जांपल था, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री और एंगल ऑफ इमरजेंस 45 डिग्री है, और डिविएशन का वैल्यू कुछ तो मान लो 70 डिग्री का आ गया, डिविएशन का वैल्यू अगर कुछ 70 डिग्री का आ गया, इसका मतलब ये है कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को 45 रखोगे, उस केस में इमरजेंस एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा, और डिविएशन का वैल्यू अभी भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर डिविएशन पर आपको दो वैल्यूज आई के, आपको ये जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट्स पर कट करता हुआ मिलेगा। अब उसमें से एक जो वैल्यू हो वो या तो आई का हो सकता है या ई का हो सकता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इतना कुछ तुमको बता दिया था, डिविएशन मिनिमम। अच्छा, मैक्सिमम डिविएशन जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैक्सिमम डिविएशन अपने को i इक्वल्स टू π/2 पे मिल रहा है, और मिनिमम डिविएशन में i और e का वैल्यू क्या है, सेम है। आज ये सब जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था ना, उसको मिला के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस, तो एकदम ध्यान से देखेंगे। देखो, ऐसा एक डायग्राम गिवन है, एक प्रिज्म है हमारे पास जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री का है, और इसमें एक इंसिडेंट रे आ रहा है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना फॉर्म कर रहा है, 45 डिग्री का। जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को √2 का दे दिया गया है, और पूछा गया है फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन। बिल्कुल सही है सर। अब ये जो रे ऑफ लाइट था, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, ऐसे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये रिफ्रैक्शन होगा तो हम क्या करते हैं, पहले ये R1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब R1 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं क्या, इस पॉइंट पर। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लिखूं तो क्या होता है, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन ऑफ 45 डिग्री अपॉन साइन ऑफ R1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। कुछ नहीं मेंशन है, मतलब एयर है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो साइन R1 का वैल्यू जो है, साइन R1 का वैल्यू आ जाएगा साइन 45 1/√2 है, और ये √2 जब नीचे आ जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर R1 का वैल्यू कितना आ रहा है, R1 का वैल्यू आ रहा है 30 डिग्री का। मतलब ये जो R1 है वो कितना है, 30 डिग्री का है। अगर R1 30 डिग्री का है, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा यहाँ से 90 डिग्री था ना, उसमें से अगर ये 30 खर्च हो गया तो ये बचा हुआ जो एंगल है वो 60 डिग्री का होगा। अच्छा, ये 60 है, ये 75 है। सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे, ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे, तो ये 75 और ये 60, तो यहाँ से 30, ये एंगल 45 डिग्री का मिल रहा है क्या। अब अगर सेकंड वाले पॉइंट पर रिफ्रैक्शन चेक करें, अगर सेकंड वाले पॉइंट पर, क्योंकि अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है डिविएशन एंगल, तो डिविएशन एंगल तभी फाइंड कर पाएंगे जब आई और ई का वैल्यू पता होगा। तो अगर ये 45 है तो इस बार जो R2 का वैल्यू है, R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ से भी R2 कैलकुलेट कर सकते थे। ये 75 है, ये 30 है, तो R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का आ जाएगा।
अब सेकेंड टाइम अगर रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ई। इस बार सेकेंड मीडियम कौन है, एयर हमारा सेकेंड मीडियम है, तो 1 डिवाइडेड बाई √2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो साइन ऑफ ई का वैल्यू कितना आ जा रहा है, साइन ऑफ ई का वैल्यू आ रहा है √2 इंटू साइन 45। साइन 45 भी क्या होता है, 1/√2 है। √2 से √2 अगर मैं गायब कर दूं तो साइन ई का वैल्यू आ गया 1। साइन ई का वैल्यू आने का मतलब है ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्रीज का आ जाएगा। ये 90 डिग्रीज का आ जाएगा, मतलब ये जो रे है ना ये ऐसा कुछ भाग जाएगा, यहाँ से टकराने के बाद ये जो रे है वो ऐसा कुछ भागेगा, ये नहीं भागेगा, इस तरह से भाग जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी डिविएशन का सेंस देखो, ये रे ऐसे चलना चाहिए था, यहाँ पर भी डिविएशन का सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर भी डिविएशन का सेंस क्लॉकवाइज है। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ऐड कर लो, या सिंपल जो I प्लस ई माइनस ए का फॉर्मूला है वो यूज कर लो। तो नेट डिविएशन जो है वो हो जाएगा आई मेरे पास कितना था 45 प्लस ई का वैल्यू कितना है 90 है, माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 75 डिग्री का है। तो नेट डिविएशन का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री का हमारे पास नेट डिविएशन का वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का एक प्रिज्म गिवन है। इस बार ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ना वो बहुत छोटा है। जब एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा हो ना तो थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है वो देखो। जैसे इससे पहले वाले केस में एंगल ऑफ प्रिज्म अच्छा खासा था, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म 15 डिग्री का है। ठीक है, अगर मैं पहला रिफ्रैक्शन के बारे में बात करूं, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, देखो हम बस ना बार बार ज्योमेट्री यूज करेंगे और स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। अगर तुमको ज्योमेट्री और स्नेल्स लॉ आता है तो तुम्हारे लिए प्रिज्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या पूरा ऑप्टिक्स ज्योमेट्री है भाई साहब। अगर ज्योमेट्री अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R1, पहली बार रिफ्रैक्शन पे जो एंगल बनता है वो R1 आता है, इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इस बार √3 है, कुछ नहीं है मेंशन, मतलब फर्स्ट मीडियम एयर था। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 इधर साइन R1 इज इक्वल टू √3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो साइन R1 का वैल्यू आ रहा है हाफ का। साइन R1 अगर हाफ आ रहा है, इसका मतलब R1 जो है वो 30 डिग्री का है। इसका मतलब जो हमारे पास रे था, जो रे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, ये रे कुछ ऐसा जाना चाहता था, लेकिन ये रे जो है वो क्या हो गया है, अपने पाथ से डिविएट हो गया, और कुछ ऐसा कुछ जाने वाला है। ये जो रे है वो कुछ ऐसा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो एंगल था, ये एंगल कितना आया, इसको मैं कुछ अलग कलर से दिखा दूं। ये जो एंगल आया हमारे पास, ये एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का आ गया। अच्छा, अब फिर से अगर मेरे को सेकंड वाले में अगर चेक करना है तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो जो नॉर्मल आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। एक बार ये एंगल चेक कर लेते हैं नॉर्मल, क्योंकि इसमें नॉर्मल मजेदार है। देखो अगर ये 30 डिग्री हो गया, अगर ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है, तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का होगा। बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इतना एंगल, इसको कुछ अलग कलर से दिखा दो भाई साहब। ये जो एंगल है ये एंगल हो गया 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री और ये 15 डिग्री, तो 75 हो गया। अगर ये 75 है तो ये जो पूरा एंगल है ना ये 105 का आ रहा है। अगर ये 105 का है तो इस केस में जो नॉर्मल बनेगा ना, इस केस में जो नॉर्मल बनेगा वो ऐसा नहीं बन के नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा। सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंस मैंने आपको क्या बोला कि जब भी एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे अभी हमने क्या देखा था, जैसे फर्स्ट वाला जो डिविएशन, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब जो फर्स्ट वाला डिविएशन है वो ऐसा है, रे ऐसे जाना चाहता था लेकिन ऐसा चला गया है। ठीक है, इसको भी डॉटेड से दिखा दो। रे डायग्राम ना तुमको बनाते टाइम ही समझ में आएगा। ये जो रे जो था वो ऐसे जाना चाहता था, लेकिन वो डिविएट हो गया इतने से, कितने एंगल से डिविएट हुआ, तो अगर देखो 60 डिग्री 30, अगर ये मेरे पास R1 का वैल्यू 30 डिग्री का है, मतलब 30 डिग्री से डिविएशन हुआ ना, तो अगर मैं डिविएशन 1 लिखूं तो वो मेरे पास है 30 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में। जो फर्स्ट वाले रिफ्रैक्शन के बाद डिविएशन हुआ वो है 30 डिग्री क्लॉकवाइज का। अच्छा, अब ये पूरा जो एंगल है जो मैंने ब्लू से बनाया था, ये पूरा एंगल अगर 105 का है
तो नॉर्मल जो होगा वो क्या है, नॉर्मल तो 90 डिग्री पर होता है। अब अगर नॉर्मल 90 डिग्री पर होता है, इसका मतलब अगर आप देखोगे तो इस बार जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये इतना एंगल होगा क्या, ये जो एंगल होगा वो मेरा R2 हो गया। तो R2 जो एंगल है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नॉर्मल और ये मेरा इंसिडेंट रे, तो R2 जो है वो 15 डिग्री का है। अब R2 अगर 15 डिग्री का है और ये जो रे है, रे कहां से कहां जा रहा है, रे मूव कर रहा है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम, तो उसकी जो टेंडेंसी होती है वो नॉर्मल के अगेंस्ट जाने की होती है, नॉर्मल से दूर जाने की टेंडेंसी होती है। तो अगर ये नॉर्मल से दूर जाएगा तो रे कुछ ऐसा जाएगा क्या, एकदम ध्यान से देखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। तो रे जाना ऐसे चाहता था, रे जाना ऐसे चाहता था, लेकिन इस बार फिर से रिफ्रैक्शन के कारण डिविएशन हुआ। इस बार जो डिविएशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डिविएशन हो रहा है क्या। अब अगर मेरे को ये डिविएशन कैलकुलेट करना होगा, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो डिविएशन है डेल्टा 2, अगर मैं डेल्टा 2 कैलकुलेट करूं तो मेरे को ई कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब साइन 15 का वैल्यू यहाँ पे गिवन होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, एकदम ध्यान से समझना डायग्राम को, रे डायग्राम नहीं समझोगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं आएगा लेकिन जेई मेंस में आ सकता है। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, जब दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 15 डिग्री का, तो यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ 15 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ई इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम एयर है और ये √3। तो यहां पर अगर मैं साइन ई का वैल्यू लिखूं तो साइन ई का वैल्यू हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ साइन 15। अब ई का वैल्यू जो भी होगा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ई का वैल्यू ऐसा कुछ आ जाएगा साइन इनवर्स √3 इंटू साइन 15। इसको सॉल्व करने पर अपने को क्या मिल जाएगा, ई का वैल्यू मिल जाएगा। तो ई का वैल्यू आ गया हमारे पास। अच्छा, इस बार अगर आई प्लस ई माइनस ए वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार डिविएशन का एक का सेंस क्लॉकवाइज है और दूसरे का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए मैंने बोला कि आपको मैंने दोनों फॉर्मूलाज याद दिलाए हैं। एक बार डिविएशन आई प्लस ई माइनस ए, कॉलेज के एग्जाम के लिए, मेडिकल के एग्जाम के लिए आई प्लस ई माइनस ए का फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर आप जेई के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड वाला फॉर्मूला है डिविएशन 1 प्लस डिविएशन 2, उस पर ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। या ऐसा मान लो कि जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ज्यादा छोटा होता है, 15 डिग्री 20 डिग्री ऐसा कुछ होगा, तो आप क्या करोगे, जो सेकंड वाला तरीका है नेट डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, नेट डिविएशन इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है, आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो। अच्छा, डिविएशन 1 मेरे पास कितना है 30 डिग्री का। अच्छा, डिविएशन 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये डिविएशन 2 है। अब ध्यान से देखें, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है ई, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस था, और इतना एंगल जो होगा और इतना एंगल जो होगा वो सेम है क्या, ये 15 डिग्री का है ना। तो अगर मैं यहाँ पर डिविएशन डेल्टा 2 कैलकुलेट करूं तो डेल्टा 2 का वैल्यू है ई माइनस 15 डिग्री। अब ये जो देखो, ये जो डिविएशन है ये क्लॉकवाइज सेंस में डिविएशन था और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव है तो यहाँ पर अपने को माइनस करना पड़ेगा क्या। अब ये √3 साइन 15 ये सब का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, या कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो आप सिंप्लीफाई कर सको। मेन बात आपको ये था कि मेरे को कंसेप्ट सिखाना है। जब भी एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा कुछ है, अच्छा खासा वैल्यू है, तो आई प्लस ई माइनस डिविएशन, या स्कूल के एग्जाम के लिए, मेडिकल के एग्जाम के लिए आई प्लस ई माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म काफी है फॉर्मूला। लेकिन अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको ऐसा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जिसमें क्या हो जाएगा, डिविएशन का जो सेंस है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। तो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म, आप ये भी याद रख सकते हो कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू बहुत छोटा है तो वहां पर क्या करेंगे, नेट डिविएशन के लिए डिविएशन 1 प्लस डिविएशन 2 फाइंड करेंगे रादर देन आई प्लस ई माइनस ए, क्योंकि वो जो आई प्लस ई माइनस ए का जो फॉर्मूला है वो भी डिविएशन 1 प्लस डिविएशन 2 से ही आता था। तो वो डिविएशन 1 प्लस डिविएशन 2 ज्यादा जनरलाइज फॉर्मूला है इन कंपैरिजन टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, स्कूल कॉलेज के एग्जाम पर आई प्लस ई माइनस ए ही सिखाते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल के लिए बात कर रहे हो तो कुछ अच्छा सीखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा प्रिज्म गिवन है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री का है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिखा रहे, म्यू लिखा रहे, कितना है √2 का गिवन है। अब ऐसा बोला है कि फाइंड मैक्सिमम डिविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म,
ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म में मैक्सिमम डिविएशन कितना आएगा उसका वैल्यू अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था कि डिविएशन का वैल्यू मैक्सिमम तब आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दोनों नहीं, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों में से कोई एक क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तब मैक्सिमम डिविएशन आता है। अब अगर मेरे को चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री का है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे को 90 डिग्री का चाहिए, तो जो रे होगा वो उसको ऐसे ग्रेस करता हुआ पास होगा क्या? अगर रे इसको ऐसा ग्रेस करता हुआ पास होगा, रे अगर इसको ऐसा ग्रेस करता हुआ पास होगा, तब उसी केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री। ये देखो, ये मेरा नॉर्मल हो गया, इस तरह से हमने नॉर्मल प्लॉट किया। अब मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री चाहिए, मतलब ऐसा कुछ, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मेरे पास 90 डिग्री, मान लो मैंने ऐसा मान लिया, तो एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। अब मैंने आपको बताया था क्रिटिकल एंगल की कहानी, अगर ये 90 डिग्री पर है तो क्रिटिकल एंगल पे जाना चाहिए ना रिफ्रैक्ट होने के बाद। क्रिटिकल एंगल मैंने आपको समझाया है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या करेगा, कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करने वाला है। रिफ्रैक्शन के बाद ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करने वाला है। आप चाहो तो ये एंगल कैलकुलेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज ये एंगल R1 होता था, अब अगर स्नेल्स लॉ यूज करें, तुम कोई फॉर्मूला मत जानो, सिर्फ स्नेल्स लॉ जानो, सब कर लोगे तुम। अगर तुम यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज करोगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कुछ नहीं मेंशन, मतलब एयर है सराउंडिंग मीडियम। अगर इसको सॉल्व करेंगे, साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन √2, ये मेरे पास आ रहा है साइन ऑफ R1। तो R1 जो होगा, R1 कितना आ जाएगा, R1 45 डिग्री का आ गया क्या? अब अगर R1 45 डिग्री का है, अगर R1 का वैल्यू 45 डिग्री का है, तो अपन क्या कर सकते हैं, R2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर R1 का वैल्यू मेरे पास 45 है, तो R2 कितना हो जाएगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म 75 है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 75 है, इसका मतलब R2 का वैल्यू 30 डिग्री का हो गया क्या? ये सब समझ में आना चाहिए भाई साहब, जो कंडीशंस बता रहे हैं वो समझना आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर R1 45 है, तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री का। अब अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लिखूं, तो अब वापस से अपन क्या लिखेंगे, साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ E इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस बार सेकेंड मीडियम एयर है, डिवाइडेड बाई √2 लिख सकते हैं इस तरह से। साइन 30 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ E का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो साइन ऑफ E का वैल्यू आ जाएगा √2 इंटू 1/2। तो ये सॉल्व करने पर एंगल ऑफ इमर्जेंस का वैल्यू कितना आ जा रहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस 45 डिग्री का आ रहा है क्या? अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस 45 डिग्री का है, तो डिविएशन मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिविएशन मैक्सिमम का वैल्यू हो जाएगा 90 प्लस 45 माइनस 75। तो ये 60 डिग्री का डिविएशन मैक्सिमम का वैल्यू आ रहा है क्या? बिल्कुल, ये अपना आंसर है। जब भी डिविएशन मैक्सिमम बोला जाए तो समझ जाना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों में से किसी एक को क्या करना है, 90 डिग्री रखना है। 90 डिग्री रख दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मिनिमम डिविएशन पे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डिविएशन। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये ऐसा मान लेते हैं कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μp है, और जो सराउंडिंग है वो μs है। मोस्ट ऑफ द टाइम एयर ही रखा रहता है, लेकिन अभी μp μs मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और मिनिमम डिविएशन के बारे में बात हो रहा है, तो डिविएशन जब मिनिमम होता है, डेल्टा मिनिमम के केस में हम जानते हैं कि जब भी डिविएशन मिनिमम होता है, तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस का वैल्यू सेम होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस का वैल्यू सेम है, तो R1 इज इक्वल टू R2 होता है, जो a/2 के इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब डिविएशन मिनिमम का वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया था, डिविएशन मिनिमम का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है I प्लस E माइनस ए, ऐसा कुछ कैलकुलेट किया ना, I प्लस E माइनस ए, ये मेरे पास डिविएशन मिनिमम का वैल्यू था। अच्छा, मैं अगर I और E का वैल्यू सेम है, सॉरी ये डिविएशन का फॉर्मूला है, डिविएशन मेरे पास क्या हो जाएगा, I प्लस E माइनस ए, ये डिविएशन का फॉर्मूला है।
अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिविएशन का मेरे को मिनिमम वैल्यू जानना है, तो डिविएशन मिनिमम के केस में आई और ई का वैल्यू अगर सेम है तो ऐड करने पर उसको 2i लिख सकते हैं माइनस ए। बिल्कुल सही है। इसका मतलब मैं ना आई का वैल्यू ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ये आई को लिख सकते हैं। और ये जो R1 है, R1 के प्लेस में अपन क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। अच्छा सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस वाले पॉइंट पर मैं स्नेल्स लॉ लिखना चाहता हूँ। अब अगर स्नेल्स लॉ लिखूंगा इस वाले पॉइंट पर तो अपन क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ angle of refraction is refractive index of second medium with respect to first medium। लिख सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो म्यू इंटू एस टाइम्स ऑफ साइन आई के प्लेस में लिख लो, साइन ऑफ आई का मतलब क्या था, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ये साइन ऑफ आई का वैल्यू हो गया, ये इक्वल टू होना है म्यू प्रिज्म इंटू साइन R1। साइन R1 के प्लेस में लिख लो साइन ए बाई 2। इसका मतलब ये फॉर्मूले को मैं सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूँ, म्यू पी अपॉन म्यू एस इज इक्वल टू, म्यू पी अपॉन म्यू एस जो होगा वो हो जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये ना स्कूल कॉलेज के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, रिलेशन बिटवीन मिनिमम डिविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इस तरह का जो ये इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, वो एडवांस में कभी कभी पूछ लेते हैं। और स्कूल कॉलेज में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देख लो। देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कोई मुश्किल मैंने नहीं किया। तुम अगर पूरा प्रिज्म देखोगे ना तो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री चाहिए, थोड़ा बहुत स्नेल्स लॉ चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुमको स्नेल्स लॉ और ज्योमेट्री समझ में आता है तो तुमको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पॉज करके पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन कैसा है, फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म, इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब उसके सारे एंगल 60 डिग्रीज के हैं, डिविएशन मिनिमम इज 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इक्विलैटरल प्रिज्म है मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री का है और डिविएशन मिनिमम का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री का है। बिल्कुल सही है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर आप देखोगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं मेंशन है, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो साइन ऑफ डिविएशन मिनिमम का वैल्यू 60 प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लो इसको सॉल्व कर लो। ऊपर आ रहा है क्या, ऊपर आ रहा है साइन 60, नीचे आ रहा है साइन 30। साइन 60 बाई साइन 30 सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास प्रिज्म का एक सेक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे थिन प्रिज्म के ऊपर। देखो अब हम बात कर रहे हैं थिन प्रिज्म, ये एक अप्रोक्सीमेशन होता है। थिन प्रिज्म का मतलब हो गया कि इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, स्मॉल मतलब कितना, मतलब 10 डिग्री से छोटा। ठीक है, 10 डिग्री बोल सकते हैं, 10 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, 7-8 डिग्री, 7-8 डिग्री अगर मैं बोलूँ तो वो हो जाएगा इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल। और ऐसा भी होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो भी इसमें स्मॉल होगा। अब या ऐसा बोल सकते हैं कि इफ आई इज स्मॉल, if I is small, that implies R1 will be small, R1 will be small, that implies R2 will be small, R2 will be small, that implies E will be small। ठीक है, मतलब थिन प्रिज्म में हर जितने भी वैल्यूज हैं सब क्या है, सब छोटे छोटे वैल्यूज हैं। मतलब अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा या टैन थीटा इक्वल्स टू थीटा हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये मान लो ये मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये R1 एंगल, ये R2 एंगल और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है,
कुछ तो हुआ था अभी, पता नहीं क्या हुआ है, देखते हैं। अपन क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन का पैटर्न देखते हैं। एक बार इधर देखना है और एक बार इधर देखना है। तो अगर मैं पहला वाला रिफ्रैक्शन के बारे में बात करूं तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1, ये इस इधर अगर मैं रिफ्रैक्शन देखूं, इधर मैं अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ये मान लो ये जो जिस मीडियम का बना हुआ है प्रिज्म, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और इधर पास में जो मीडियम है वो है एयर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा आई, अच्छा ये अब सिंस आई और R1 सब स्मॉल है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ R1 लिख सकते हैं। ये इस तरह से मैंने आई का वैल्यू लिख दिया, आई का वैल्यू आ गया। अब सेकंड वाला रिफ्रैक्शन यहाँ पर चेक करते हैं और वहां से भी एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखना, सेकंड वाला रिफ्रैक्शन अगर देखोगे तो साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ ई जो है वो 1 अपॉन म्यू के इक्वल हुआ। अब R1 और R2 और E का वैल्यू भी अगर स्मॉल है तो E के प्लेस में इट कैन बी रिटन एज म्यू टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, अच्छा मेरे पास I का वैल्यू है, E का वैल्यू है, तो मैं डिविएशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो डिविएशन मैंने लिखा म्यू R1 म्यू R2 I प्लस E माइनस ए। अब I प्लस E माइनस ए को जब आप सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 माइनस ए। तो डिविएशन का वैल्यू आ रहा है म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए। तो जब भी प्रिज्म छोटा होता है या प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होता है तो डिविएशन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अगर स्मॉल है तो डिविएशन को म्यू माइनस 1 इंटू ए इस तरह से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अभी ये थिन प्रिज्म में क्या होता है, शिफ्ट होता है। अब ये शिफ्ट जो है कैसा शिफ्ट आएगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं शिफ्ट फॉर प्रिज्म विद स्मॉल प्रिज्म एंगल। ठीक है, ये जो प्रिज्म है इसका प्रिज्म एंगल ये बहुत छोटा है जो अभी हम देख रहे थे। मान लो इस प्रिज्म के सामने एक ऑब्जेक्ट है वो जो ऐसे रखा हुआ है। अब इस वो ऑब्जेक्ट से दो रेज निकालते हैं, एक रे इस तरफ एक रे इस तरफ, और ये प्रिज्म के मिड से या प्रिज्म से, देखो प्रिज्म अगर पतला है तो प्रिज्म से बोलो या प्रिज्म के मिड से बोलो। मान लो ये कि एक कुछ ए दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया। ठीक है, अच्छा अब ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर पहुंचने के बाद ये क्या करेंगे, ये डिवेट करने वाले कुछ ऐसे डिवेट करेंगे। ध्यान से देखना, मैं पहले रे डायग्राम कंप्लीट कर लूं फिर आपको समझाता हूँ। ये जो रे डायग्राम्स है, मतलब ये जो रेज हैं वो कुछ ऐसे जाएंगे। बोलोगे ये क्या बना दिया सर, ये क्या व्यवस्थित बना दिया सर आपने, ये ऐसा कुछ। ठीक है, ये रेज यहां से ऐसे आके इधर चले गए, फिर ये रे यहां से इधर आके ऐसा चला गया। तो यहां पर अगर कोई ऑब्जर्वर होता ना, यहां पर अगर कोई ऑब्जर्वर होता तो इस ऑब्जर्वर को लगता कि ये जो रेज है वो पॉइंट ओ से नहीं आके यहाँ कहीं से आ रहा है, मतलब इस पॉइंट ओ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इमेज बन जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा अब अपने को ना ये जो शिफ्ट है यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट हुआ ये कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो ध्यान से देखना, देखो ये जो रे था, ये जो रे था वो सही से ऐसा आ रहा था, इतने एंगल से डिविएट हो गया, ये इसका एंगल ऑफ डिविएशन हो गया डेल्टा। अगर ये एंगल ऑफ डिविएशन है तो ये भी तो वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिविएशन है। मान लो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ये एक्चुअल में राइट एंगल होना चाहिए था, इमेज यहाँ कहीं पर होता, एक्चुअल में राइट एंगल ट्राइंगल जो यहाँ पर फॉर्म होगा, ये देखो ऐसे, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म होगा इसमें ये जो मैंने रेड से बनाया ना वही क्या है, शिफ्ट है। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है अगर मैं यहाँ पर tan डेल्टा लिखूं तो tan डेल्टा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो है वो शिफ्ट है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट से प्रिज्म की दूरी कितनी थी a। अब सिंस ये प्रिज्म जो है वो स्मॉल, जो प्रिज्म एंगल है वो स्मॉल है तो tan डेल्टा को सिर्फ डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दैट इम्प्लाइज डेल्टा टाइम्स ऑफ a जो है वो शिफ्ट के बराबर हो जाएगा। और अभी देखा था कि जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के केस में जो डिविएशन है वो डिविएशन कितना होता है, वो डिविएशन होता है a म्यू माइनस 1 इंटू स्मॉल ए। अब यहाँ पर कैपिटल ए प्रिज्म का एंगल है और स्मॉल ए क्या है, सेपरेशन है ऑब्जेक्ट का प्रिज्म से। तो ये शिफ्ट का केस होता है, ये वेव ऑप्टिक्स में यूज होता है, इसलिए इसको मैंने ऐसे बता दिया है। कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं, बस ये छोटे छोटे, हर बार मैं कंसेप्ट वही यूज कर रहा हूँ, स्नेल्स लॉ, प्रिज्म का लॉ, ये सभी यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन। अब ये डिस्पर्जन फिर से कोई नया टॉपिक है नहीं, क्लास 10 में आपने डिस्पर्जन पढ़ रखा होगा। डिस्पर्जन में अभी से पहले तक हम जो भी लाइट यूज करते थे ना वो मोनोक्रोमैटिक होता था। मोनोक्रोमैटिक मतलब
एक वेवलेंथ के लाइट को हम यूज करते थे। अभी से पहले तक हम जितना भी ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे ना, उसमें हम मोनोक्रोमैटिक लाइट्स को यूज कर रहे थे। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, अब हम यूज करने वाले हैं व्हाइट लाइट। अब हम पढ़ेंगे व्हाइट लाइट के बारे में कहानी। अब ये जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जो है वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से मिलकर बना हुआ है, शायद आपने लोअर क्लासेस से पढ़ा हो। अब ये जो व्हाइट लाइट है ना, जैसे ही व्हाइट लाइट क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करता है, ये डिस्पर्स करता है। अब ये डिस्पर्शन का मतलब क्या है, क्यों डिस्पर्स करता है? तो डिस्पर्शन का मतलब होता है स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट into its various constituent, into its various constituent। अब ये जब मैं वेरियस कंस्टिट्यूएंट लिख रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है, 7 से ज्यादा कलर्स है, क्योंकि ये जो वेवलेंथ रेंज करता है ये क्या होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से कुछ 7000 एंगस्ट्रॉम तक ये रेंज करता है। तो 7 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो कलर्स हैं वो बहुत सारे हैं। मतलब सिर्फ ग्रीन का बहुत सारा कलर रेंज होगा, सिर्फ रेड का बहुत सारा कलर रेंज होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा। अब कॉज ऑफ डिस्पर्शन क्या है, डिस्पर्शन क्यों होता है? तो डिस्पर्शन का जो कॉज है, डिस्पर्शन होता है ये सब जानता है, प्रिज्म में तुमने पढ़ा होगा डिस्पर्शन। अब कॉज ऑफ डिस्पर्शन क्या है भाई साहब? तो एक रिलेशन है कॉची। ठीक है, ये अगर बीटेक करोगे तो आगे जाके मैथ्स में भी इनका नाम आएगा, कॉचीज रिलेशन। अब कॉची भाई साहब ने एक रिलेशन बोला था, क्या बोला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन जो है वो a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। इतना भारी भरकम रिलेशन अपने को नहीं जानना है, अपने को बस ये जानना है कि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। म्यू जो है वो क्या है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रहा है? अब अगर म्यू का वैल्यू वेवलेंथ के, अब वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर मैं वेवलेंथ के वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, अगर मैं वेवलेंथ के वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और अभी हमने देखा था डिविएशन, डिविएशन का वैल्यू कुछ ऐसा आया था। प्रिज्म के लिए अगर मैं बात कर दूं, अगर मैं प्रिज्म के लिए बात करूं तो डिविएशन जो आया था वो आया था म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए, ऐसा कुछ आया था क्या? एकदम ध्यान से देखना जो मैं बोलूंगा। अगर वेवलेंथ का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तुम्हें पता होगा कि जो लाइट होता है व्हाइट लाइट वो विबग्योर इस तरह से बना होता है, विबग्योर। और जैसे जैसे इधर से इधर जाते हैं वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। अब अगर वेवलेंथ इंक्रीज होता जा रहा है तो म्यू का वैल्यू क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि म्यू फॉर वॉयलेट जो होगा वो मैक्सिमम होता है इन कंपैरिजन टू म्यू फॉर रेड, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा था, इसलिए रेड का जो म्यू होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड होगा, उसका वैल्यू सबसे छोटा है, और वॉयलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे ज्यादा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिविएशन क्या था, म्यू माइनस 1 इंटू ए था ना, यही तो डिविएशन आ था प्रिज्म के केस में। अब इसका मतलब ये है कि देखो 1 और a तो कांस्टेंट है, अगर 1 और a कांस्टेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा मेरे पास म्यू का वैल्यू होगा, जितना ज्यादा म्यू का वैल्यू होगा डिविएशन भी उतना ज्यादा होगा ना। अब डिविएशन भी उतना ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, ये जो रेड लाइट है, देखो अगर ये जो रेड लाइट है, रेड लाइट मान लो क्या हो गया, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, रेड लाइट अगर कुछ ऐसा बेंड किया है तो वो जो वॉयलेट लाइट होगा, वॉयलेट लाइट में डिविएशन सबसे ज्यादा, वॉयलेट मेरे पास है नहीं इसलिए मैं ब्लू कलर कुछ यूज कर रहा हूँ। तो जो रे ऑफ लाइट था, रे ऑफ लाइट जो था वो कुछ ऐसा जाना चाहता था, रे ऑफ लाइट कुछ ऐसा जाना चाहता था, लेकिन ये जो रे ऑफ लाइट है वो अपने पाथ से डिविएट हो गया। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो डिविएशन फॉर वॉयलेट मैक्सिमम आ रहा है, और डिविएशन फॉर रेड जो है वो क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। और इसके बीच में मतलब और भी कोई अगर कलर्स होंगे तो उनका जो डिविएशन होता है वो क्या होने वाला है, इनके बीच में ही लाई करने वाला है। अब ये जो डिफरेंस है ना डिविएशन का, ये जो डिविएशन का डिफरेंस है, डिविएशन फॉर वॉयलेट एंड डिविएशन फॉर वॉयलेट एंड डिविएशन फॉर रेड का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। यहाँ पर एक वर्ड में इंट्रोड्यूस कर दूं, ये सब डिस्पर्जन नहीं पूछेंगे आपसे, एंगुलर डिस्पर्जन आपसे पूछेंगे। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन को हम क्या करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। ये जो एंगल है इसको थीटा से डिनोट करते हैं, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा डिविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड।
ये मेरे पास एंगुलर डिविएशन है। कॉज ऑफ डिविएशन क्या है? कॉचीज रिलेशन। कॉचीज रिलेशन से ये पता चल रहा है कि वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर कम होता जा रहा है मतलब डिविएशन का वैल्यू भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो रेड का म्यू का वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए डिविएशन फॉर रेड जो हुआ है वो लीस्ट हुआ है। ये मेरे आंखों पे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो मैं वो पता नहीं अद्र चमकता हुआ दिख रहा हूँ तुम लोगों को। ऐसा मैं कोई चमकता हुआ इंसान नहीं हूँ, पता नहीं क्यों दिख रहा हूँ ये चमकता हुआ इंसान। अब ये बंद हो गया, कोई नहीं, जो भी नहीं, मेरे को नहीं देखना तुमको, तुमको बोर्ड देखना है। तो डिविएशन का वैल्यू म्यू -1 है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो सिंस म्यू फॉर वॉयलेट मैक्सिमम, ये याद रख लेना, ये अभी मैं यूज करूंगा बार बार। म्यू फॉर वॉयलेट इज मैक्सिमम एंड म्यू फॉर रेड इज मिनिमम। तो डिविएशन फॉर वॉयलेट मैक्सिमम आ जाएगा और डिविएशन फॉर रेड क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा। अब दोनों के डिविएशन का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। ये सब स्कूल कॉलेज के एग्जाम में भी पूछते हैं, तो इसको क्या करेंगे? स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। देखो, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ऐसा है कि एक प्रिज्म ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइट आया है। अब ये जो लाइट है ना, ये मोनोक्रोमैटिक नहीं है, इसमें 3 कलर्स हैं, वॉयलेट, ग्रीन और रेड। ठीक है, वॉयलेट, ग्रीन और रेड, इसमें क्या है? 3 कलर्स हैं। अब यहाँ पर तो क्या हो रहा था? वो नॉर्मली आ रहा था तो कोई डिविएशन हुआ नहीं, ऐसे आके यहाँ पर आके हिट किया। अब यहाँ पर जैसे ही हिट करेगा डिस्पर्शन होगा, वॉयलेट, ग्रीन और रेड क्या हो जाएंगे? अलग अलग पार्ट में चले जाएंगे। अब मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आइडेंटिफाई 1, 2 एंड 3 रेज, मतलब ये आइडेंटिफाई द कलर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द कलर ऑफ 1, 2 एंड 3। अब सिंपल सा लॉजिक है, क्या? डिविएशन। हमने क्या देखा था कि जो डिविएशन है वो वॉयलेट के लिए मैक्सिमम होगा और डिविएशन जो है वो रेड के लिए मिनिमम होगा, ऐसा ही कुछ हमने देखा था क्या? अब मेरे पास ना वॉयलेट है और रेड है और एक तो ग्रीन का कलर है, तो डेफिनेटली वॉयलेट और रेड जो होने वाले हैं वो एंड्स में होने वाले हैं और ग्रीन कहीं बीच में आएगा। अब अगर आप डिविएशन चेक करोगे तो इस वाले केस में जो डिविएशन है, इस वाले केस में जो डिविएशन है वो सबसे कम है। सबसे कम डिविएशन रेड के केस में होगा, मतलब जो फर्स्ट लाइट है वो रेड लाइट होगा क्या? तो जो सबसे पहला कलर हमारे पास होगा, जो सबसे पहला लाइट होगा वो क्या होगा? वो होगा रेड लाइट। ये रेड हो गया, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा डिविएशन वॉयलेट के होगा, मेरे पास वॉयलेट है नहीं तो मैं ब्लू जैसा कुछ यूज कर रहा हूँ, ये वॉयलेट हो गया मेरा। और बीच में आ जाएगा ग्रीन, ये मेरे पास आ जाएगा ग्रीन। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने कैसे गेस किया? डिपेंडिंग ऑन द डिविएशन जो हो रहे थे। सबसे ज्यादा डिविएशन अपने को वॉलेट में मिलना है तो वॉलेट को मैंने डिवाइड करके दिखा दिया सबसे ज्यादा। कम डिविएशन किस में मिलना था? रेड में मिलना था। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में यहां पर एक व्हाइट लाइट आया ऐसा, यहां पर क्या है? एक व्हाइट लाइट ऐसा स्लैब पर फॉल होने वाला है, ठीक है। अब ये जब व्हाइट लाइट यहां पर गिरेगा तो यहां पर डिस्पर्जन होगा, ऐसे डिस्पर्जन होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर डिस्पर्जन, या ऐसा बोल दो द क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द डिस्पर्सिव पावर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सॉरी, डिस्पर्सिव पावर नहीं, व्हाट विल बी द डिस्पर्जन एंगल था ना नाम उसका, क्या था नाम? थीटा। एंगुलर, व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्पर्जन when the rays emerge out of the slab। अब बहुत ही आसान है। कैसे आसान है सर? देखो, हम क्या जानते हैं? ये व्हाइट लाइट था। अब अगर आप डिविएशन अगर आपको समझ में आ गया है तो ये वाला जो लाइट होगा वो क्या होगा? वॉयलेट होगा। ये मेरे पास वॉयलेट कलर ऐसा कुछ आ गया और ये वाला जो कलर होगा वो क्या होगा? रेड हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब हमने जब ग्लास लैब पढ़ा था तो हम जानते थे कि रिफ्रैक्शन होने के बाद जो ये रेज वापस आते हैं, ये जो रेज वापस आते हैं वो एक्चुअल रे से पैरेलल होते हैं क्या?
ऐसा कुछ हमने देखा था ना, जब ये रेज आएंगे तो ये जो रेज होंगे वो एक्चुअल रेज से पैरेलल है। अब अगर ये एक्चुअल रेज से रेड पैरेलल है तो एक्चुअल रेज से ये जो वॉयलेट लाइट होगा वो भी पैरेलल होगा क्या? अब अगर सारे के सारे रेज पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? दोनों के डिविएशन के बीच का जो एंगल होता था उसी को तो अपन डिस्पर्जन एंगल बोलते थे। अब अगर ये इसमें भी एंगल ऑफ डिविएशन 0 है, इसमें भी एंगल ऑफ डिविएशन 0 है, तो जो डिस्पर्जन एंगल होगा या जो डिस्पर्जन एंगल होगा उसका वैल्यू 0 होगा क्या? तो इस केस में क्या है, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों 0 है? क्योंकि रेज आर पैरेलल टू एक्चुअल रेज, एक्चुअल व्हाइट लाइट से पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर डिस्पर्जन एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दो और डेफिनेशन बचे हैं, एक और डेफिनेशन बचा है, वो बताऊंगा फिर खत्म कर दूंगा ये। देखो ये प्रिज्म का लास्ट टॉपिक है। हमने क्या किया, हमें डिफाइन करना है एक टर्म डिस्पर्सिव पावर। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो चुपचाप से अपने नोट्स में लिख लेना और उसको याद कर लेना। देखो ध्यान से क्या क्या है, कौन सा कलर यूज करें, कौन सा कलर यूज करें, ये यूज करते हैं। डिस्पर्सिव पावर इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ बातें डिस्पर्सिव पावर। अब दो ये पावर है, लेकिन क्या है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं है। ऐसा नहीं कि सर डिस्पर्सिव पावर है तो क्या इसका यूनिट वॉट है क्या? नहीं, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। फिर ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो मीडियम की प्रॉपर्टी। किसके मीडियम की प्रॉपर्टी? तो ध्यान से देखो, ये नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मीडियम का डिस्पर्सिव पावर फाइंड करना है उस मीडियम का थिन प्रिज्म बना लेंगे। जिस भी मीडियम का आपको डिस्पर्सिव पावर फाइंड करना है, आप चाहते हो कि कोई मीडियम था, सपोज ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, आप उसका डिस्पर्सिव पावर जानना चाहते हो, तो जिस भी मीडियम का आप डिस्पर्सिव पावर जानना चाहते हो, आप क्या करो, उसका एक थिन प्रिज्म बना लो। याद रखेंगे थिन प्रिज्म, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लो, हैशटैग कर लो, ये कुछ भी कर लो, लेकिन ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्सिव पावर जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, और जिस भी मीडियम का आप डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट करना चाहते हो, आप क्या करो, उस मीडियम का एक थिन प्रिज्म कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फिर ठीक है सर जी। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, देखो यहां पर मैंने एक भेजा व्हाइट लाइट, रेड में सबसे कम डिविएशन हुआ, येलो जो है वो मीन कलर होता है। ऐसा नहीं कि सर ये बीच में आता है क्या, नहीं। देखो वेब ग्योर अगर आप वेवलेंथ के वाई से कंपेयर करोगे तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वॉयलेट का वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। येलो का वेवलेंथ जो है ना वो इन दोनों के बीच में आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। येलो का जो वेवलेंथ है वो बीच में आ जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वो मीन कलर है, ठीक है, मीन। अब देखो मीन डिविएशन मैंने लिखा, मीन डिविएशन मतलब डिविएशन फॉर येलो कलर, येलो कलर के लिए डिविएशन। अब मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना दिया, रेनबो रेनबो यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिविएशन फॉर रेड सबसे कम है, फिर येलो का डिविएशन, फिर वॉयलेट का डिविएशन। हमने कैलकुलेट किया डिविएशन फॉर येलो। अब प्रिज्म अगर स्मॉल प्रिज्म एंगल है तो डिविएशन का वैल्यू n-1 इंटू ए, अभी हमने फाइंड किया था। तो येलो कलर के लिए डिविएशन आ जाएगा, डिविएशन फॉर येलो इज ny-1 इंटू ए। उसी तरह रेड के लिए अगर डिविएशन फाइंड करें तो nr-1 इंटू ए, और वॉलेट के लिए अगर डिविएशन फाइंड करोगे तो nv-1 इंटू ए। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, सब सारे कलर्स जो थे सबका डिविएशन फाइंड कर लिया। अब ये जो थीटा है, एंगुलर डिस्पर्जन होता है डिविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डिविएशन फॉर रेड। तो डिविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड जब मैंने सॉल्व किया, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो वो आ जाएगा nv माइनस nr इंटू ए। तो ये मेरे पास एंगुलर डिस्पर्जन का वैल्यू आ गया nv माइनस nr इंटू ए। बात समझ में आ रहा है? अब ओमेगा को कैसे डिफाइन करते हैं भाई साहब? ओमेगा का जो डेफिनेशन है वो है एंगुलर डिस्पर्जन, जो हमने अभी एक स्टेप पहले कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय मीन डिविएशन। मीन डिविएशन यहाँ कैलकुलेट करके रखे हैं, और ये एंगुलर डिविएशन, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होता है, ओमेगा होता है, डिस्पर्सिव पावर। अब देखो ये ए वाला टर्म, इस ए वाले टर्म से जब आप इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओमेगा आ जाएगा एनवी माइनस एनआर डिवाइडेड बाई एन येलो माइनस 1। ये हमारा किसी भी मीडियम, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनवी एनआर एनवाई ये सब तो मीडियम का प्रॉपर्टी है ना, कहीं पर भी एंगल ऑफ प्रिज्म और ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हार्डकोर प्रॉपर्टी मीडियम की है। तो सिंपल सा लेमैन्स लैंग्वेज में ये याद रख लेना कि डिस्पर्सिव पावर जो है वो एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डिविएशन का रेशियो है। अब मीन डिविएशन मतलब या तो डिविएशन फॉर येलो, देखो मीन डिविएशन को दो तरह से फाइंड करते हैं, इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। मीन डिविएशन या तो डिविएशन फॉर येलो है, या मीन डिविएशन को आप ये भी लिख सकते हो डिविएशन फॉर रेड
प्लस डिविएशन फॉर वॉयलेट डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से भी मीन डिविएशन फाइंड कर लेते हैं। कभी कभी सिर्फ डिविएशन फॉर रेड और डिविएशन ऑफ वॉयलेट गिवन होता है, तो इसको भी यूज करके मीन डिविएशन फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया क्या? तो इतना कुछ अपने को प्रिज्म में जानना था, प्रिज्म में जानना था। अच्छा, एक टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं करा पा रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन है, आप हमेशा देखना। जैसे अगर मैं आपको हिंट बता दूं, आपको समझ में आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो रेज यहां से आ रहे थे, ये जो रे यहां पर आया, अब रे जब यहां पर आया तो ये डेंसर मीडियम है और ये मीडियम है रेरर मीडियम। जब भी रेज डेंसर से रेरर जाता है तो चांसेस ऑफ टीआईआर होते हैं क्या? उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर हम चेक कर लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये R2 का वैल्यू, अगर ये R2 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रैक्शन होगा, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो बेंड करके सेम मीडियम पर आ जाएगा क्या, टीआईआर। तो जब भी आप प्रिज्म वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इस वाले मीडियम पे जब आप रिफ्रैक्शन चेक करोगे ना, तो एक बार ये भी देखना है कहीं टीआईआर तो नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो ये मेरा प्रिज्म कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सर्फेसेस।